नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत कर लेते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। भविष्य की सैन्य रणनीति, तैयारियों और सुधारों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को देंगे मखाना बोर्ड का उपहार। पूर्णिया को भी मिलेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट देगा आज अंतरिम फैसला। बिहार एसआईआर पर भी होगी सुनवाई। कतर में हमास पर इजरायली हमले के खिलाफ अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन आज। मसौदा प्रस्ताव में हमले की निंदा, तो वहीं इजरायल ने कतर से हमास नेताओं को निष्कासित करने का किया आह्वान। और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने सशस्त्र बलों को समर्पित की जीत, कहा पहलगाम के पीड़ितों के साथ खड़े। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री आज कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे और इसको संबोधित भी करेंगे। कोलकाता के विजय दुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में तकनीकी प्रगति, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय और आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दौरा करेंगे। पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम आज बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा। विकास परियोजनाओं में भागलपुर के पीरपैंती में 3 और मेगावाट के 800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास शामिल है। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कोसी मेची अंतर राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री पूर्णिया में गोकुल मिशन पर एक सुविधा का भी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पीएमएवाई ग्रामीण के तहत 35,000 लाभार्थियों और पीएमएवाई अर्बन के तहत 5,920 लाभार्थियों को गृह प्रवेश समारोह में भी भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा ये भी है कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतों वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ बाय यूजर या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीती 22 मई को इन तीनों मुद्दों पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद
अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। डी नोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्यों को ही वक्फ बोर्ड के संचालन का काम करना चाहिए। बिहार में हुए गहन वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछले हफ्ते की सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को भी मतदाताओं की पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए किया जाएगा और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दूसरे दस्तावेज देने होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ो98 के मुताबिक 5 सितंबर को सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.03 अरब डॉलर बढ़कर 698 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण स्वर्ण भंडार में वृद्धि है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में सर्वकालिक उच्चतम स्तर 704.89 अरब डॉलर के करीब पहुंच रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार अभी कुल 90.929 अरब डॉलर है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 3.53 अरब डॉलर से अधिक है। इस बीच विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक भारत की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 584.47 अरब डॉलर हो गई हैं, जो 54 करोड़ डॉलर की वृद्धि को दर्शाता है। दोहा की राजधानी कतर में आज से अरब इस्लामिक समिट हो रही है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इकट्ठा होने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन ये ऐसे समय हो रहा है जब इजराइल ने मंगलवार को कतर पर हवाई हमला कर हमास के वरिष्ठ नेताओं की हत्या करने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद अरब देशों के साथ साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भी निंदा की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि कतर इस हमले का सामूहिक जवाब देगा, जिसने पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कतर की सरकार को चेतावनी दी है कि या तो हमास नेताओं को वहां से निकालो या उन्हें न्याय के कटघरे में लाओ, वरना इजराइल उन्हें मार देगा। खेल की खबरों में एशिया कप के छठे मैच में कल भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तानी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया है और कहा है कि पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3 विकेट, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने भी 1-1 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15 ओवर और 5 गेंद में सिर्फ 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंदों पर 31 रन और कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज भारत के 2 मैचों में 4 अंक हो गए हैं। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 के दिन भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज के दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा स्थापित देश के पहले टेलीविजन स्टेशन का उद्घाटन किया था। शुरुआत में दूरदर्शन पर कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में दैनिक प्रसारण की नियमित शुरुआत साल 1965 में हुई थी। साल 1982 में मुंबई और अमृतसर तक इस सेवा का विस्तार किया गया था, जो आज के समय में दूर दराज के गांवों तक पहुंच गई है। पहले दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन साल 1982 में दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हुआ। 1980 के दशक में हर घर की रौनक दूरदर्शन बन गया था।
आज के समय में दूरदर्शन पर 24 घंटे अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।